Hello students, welcome back on my channel. Yet another video on subjective paper HPSC PGD English. So आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म डन बाय टीएस इलियट। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जैसा कि आप सब पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी। आप लोगों ने जो प्री का पेपर है वो क्वालिफाई किया है, तो आपने ऑलरेडी बहुत सारे इंट्रोडक्शंस जो है टीएस इलियट के बारे में वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो उसी के साथ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देने के साथ-साथ मैं आगे जो भी इनके टॉपिक्स पे जिस जिस पे भी इन्होंने क्रिटिसिज़्म किया है, उसके टॉपिक्स को मैं उठाना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टी.एस. इलियट जो थे वो ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी है ना, 20th सेंचुरी के बहुत ही ग्रेटेस्ट क्रिटिक थे। उन्होंने काफ़ी सारे फेमस एसेज़, वर्क्स ऐसे दिए हैं जिनमें उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल क्रिटिसिज़्म किया है वर्क्स के ऊपर। वर्क्स को लेकर बहुत ही अच्छे व्यूज़ उन्होंने दिए हैं और बहुत सारी टर्म्स को कॉइन किया है। तो उन्हीं को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो है क्रिटिसिज्म जो मेनली आपको टीएस एलियट का मिलेगा वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स में है। कम से कम 500 ऐसे एसेज हैं जिनमें आपको इनके द्वारा किया गया, इनके थ्रू किया गया क्रिटिसिज्म आपको डिफरेंट वे में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम 500 एसेज और 5 या मिलियंस ऑफ रिव्यूज तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, बट वी हैव सम important topics, important works which we have to study for the preparation of subjective paper. ओके, सो फर्स्ट जो इन्होंने टर्म इन्होंने कॉइन किया था, इनका नाम बहुत ही फेमस है कॉइनेज के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे टर्म्स को कॉइन किया था। आफ्टर दैट डिफरेंट जो क्रिटिक थे, डिफरेंट जो थिंकर्स थे, उन्होंने इन टॉपिक्स को अपने वर्क में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आपको इनका कंप्लीट इनके बारे में नॉलेज चाहिए, इनके क्रिटिसिज्म के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आपको कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको आज बताने जा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। इतना लंबा वीडियो तो नहीं बना सकते हैं, बट मैं ट्राई करूँगी और बेस्ट ट्राई दूँगी कि मैं आपको उस तरीके का पॉइंट्स जो हैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि उन्होंने जब अपना वर्क लिखा था हैमलेट, हैमलेट के बारे में उन्होंने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने टर्म जो है वो कॉइन किया था, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपने काफ़ी बार इस टर्म को जो है वो सुना होगा, तो वो टीएस इलियट की कॉइनेज थी। उन्होंने ही इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो वो हैमलेट को लेकर पर्टिकुलरली इन्होंने टर्म दिया था। वो दिखाना क्या चाह रहे थे कि जैसे हैमलेट जो वर्क है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्शंस हैं, एक्शंस हैं किसी भी चीज़ के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, या ऐसे कोई इवेंट्स जिनको जिनका पैटर्न जो है वो रीडर को उस एक्शन का, उस इवेंट का, या फिर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो रीडर को अवेक कर रहा है, उसके अंदर का रिस्पॉन्स जगाने के लिए। ठीक है, उसका जो रीडर का रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रीडर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक वर्क को पढ़ते हैं। पर जब वो पढ़ते हैं तो उनके अंदर की फीलिंग क्या होती है, उसको जगाने के लिए हैमलेट के अंदर ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का यूज़ किया गया है। इस बात के ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया था, या यूँ कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का इन्होंने कॉइनेज किया था, इजाद किया था। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्क हैमलेट। ठीक है, मैं आगे आपको थ्रू एग्जांपल भी बताऊंगी, बट जो हैमलेट था, इन्होंने बेसिकली हैमलेट के थ्रू इस टर्म को कॉइन किया था। क्लियर? अब इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव रिलेटिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें आप कुछ जो वर्कर्स होते हैं, सॉरी, जो ऑथर्स होते हैं, वो इस तरीके से एक्शन को, किसी भी इवेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्टली वो उस इमोशन को उसमें आपको डिफाइन करके नहीं बताएंगे, या इमोशन को डायरेक्टली वर्ड्स में आपको बयान नहीं करेंगे, बट रादर वो क्या करेंगे, ऐसा एक सिनेरियो आपके सामने दिखा देंगे कि आपको इमोशंस अपने
अपने खुद के इनर कॉन्शियस माइंड से आपको उस इमोशन के बारे में पता रहेगा कि यस दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। अ, अब हैमलेट का जो सीन अगर अब मैं आपको बताने चलूँ तो हैमलेट में आपको कैसे पता चलता है कि ही इज़ रेडी टू टेक रिवेंज। हालाँकि उसमें ऐसा कुछ कोई डायलॉग इस तरीके से पर्टिकुलरली उसमें लिखा नहीं गया है कि हैमलेट जो है रिवेंज लेने के लिए तैयार है या कुछ ट्रेजिक चीज़ें उसमें दिखने को देखने को मिल रही हैं, ठीक है? तो जब आप उसको पढ़ते हो, आपके अंदर ही ये इमोशन बिल्ड हो जाता है कि येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज नाउ, है ना? तो ये सारे इमोशंस जो हैं वो आपको किस टर्म को डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन को। इस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है टीएस एलियट के थ्रू, ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, आप इसमें एक डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ये आप डायरेक्टली यू कैन यूज टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, ठीक है। दिस इज द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। दिस इज द ओनली वे ऑफ शोइंग द इमोशन थ्रू आर्ट, ठीक है। आप आर्ट के थ्रू आप ये एग्जैक्ट लाइन जो है वो यूज कर सकते हैं वाइल डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्योंकि टीएस इलियट से लास्ट ईयर भी आप पेपर में देख सकते हैं। तो इस टाइम भी 100% श्योर है कि टीएस इलियट से कुछ ना कुछ पार्ट जो है हमारा वो आने वाला है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, जैसे कि उन्होंने मैकबेथ को लेकर भी क्रिटिसिज्म किया था। इन्होंने काफ़ी सारे शेक्सपियरियन वर्क को लेकर क्रिटिसिज्म किया था। तो इन्होंने सबसे पहले हैमलेट के अंदर इस टर्म को कॉइन किया, देन ही टुक एन एग्जांपल फ्रॉम मैकबेथ ऑल्सो। तो मैकबेथ से इन्होंने क्या लिया था कि जो लेडी मैकबेथ थी, लेडी मैकबेथ के अंदर एक वॉकिंग सीन है ना, स्लीप वॉकिंग सीन, जिसमें वो नींद में चलती है। तो ये सीन जो है ये क्या दिखाता है कि वो पास्ट एक्शन है कुछ, जो उसको दैट स्लीप वॉकिंग जो वो कर रही है लेडी मैकबेथ, वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल ग्रीफ को दिखाता है। बट वो मेंटल ग्रीफ वो आपको रिटन में करके या राइटिंग में, आपको डायलॉग में, किसी में भी आपको नहीं बताएगा कि दैट लेडी मैकबेथ इज इन अ मेंटल ग्रीफ। बट आप जब रीडर उस वर्क को पढ़ता है तो उसको डायरेक्टली ये समझ में आ जाता है कि यस दिस वॉकिंग, सॉरी स्लीप वॉकिंग इज ड्यू टू द मेंटल ग्रीफ, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ के लिए भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज उन्होंने किया है। अब आपको क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन क्या होता है या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टर्म का असली मीनिंग क्या है। नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट वेरी वेल। अब सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इन्होंने दो टर्म्स और भी कॉइन की थी। उसमें एक आ जाता है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसएसोसिएशन क्या होता है, उसमें है कि वह जो ऑथर्स हैं एक बैड बैड वर्क्स या बैड उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग और थिंकिंग और फीलिंग, ठीक है, आप इन सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यूनिफिकेशन में क्या होगा, यूनिफिकेशन में यू आर योर द ऑथर्स एक्सपीरियंस इज काउंटेड, फीलिंग्स इज काउंटेड, द पोएट्स थॉट्स आर ऑल्सो काउंटेड इन यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में इन्होंने according to Eliot, a poetical achievement is nothing but the emotional equivalent of the thought, ठीक है। तो इन्होंने एक पोएट के लिए ये बात इन्होंने कही थी कि पोएटिकल अचीवमेंट इज नथिंग बट इमोशनल इक्विवेलेंट ऑफ द थॉट। इमोशंस बहुत ज़्यादा होने चाहिए पोएट्री में। देखिए आप जब भी आप वर्ड्सवर्थ की कोई भी पोएट्री उठा के देख लीजिए, द पोएट्री यू कैन सी द पोम फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ थॉट्स, ठीक है। इस तरीके से आपके माइंड में एक पिक्चर जैसा बन जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, तो उसमें फीलिंग्स, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरीके से टी.एस. इलियट यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही आपका आपका जो पोम है, आपका जो वर्क आप लिख रहे हैं, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। सेंसिबिलिटी मीन्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें थॉट्स होना चाहिए। एक रीडर जब पोम को पढ़ रहा है तो उसमें उस रीडर को कुछ फील होना चाहिए, कुछ उसको सेंस होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो वर्क है उसमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। अब उनके अकॉर्डिंग
जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है इज अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। ठीक है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। थॉट्स कैसे हैं और फील क्या कर रहे हैं, उनका फ्यूजन आप किस तरीके से अपनी पोम में, अपनी पोएट्री में बता रहे हैं, दैट इज ओनली यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। देन अगेन उन्होंने छोटे छोटे टर्म्स दिए हैं उसको इसको मद्देनजर रखते हुए। रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, ठीक है, फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, देन रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, देन a direct sensation apprehension of thought, direct sensation apprehension of thought। ठीक है, ये तीनों ही लाइन अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी कैची एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर मोर मार्क्स। ओके, तो इस तरीके की लाइन मैं आपको डायरेक्टली इसलिए इंग्लिश में बताती हूँ ताकि आप डायरेक्टली इसी तरीके से आप उसको एज इट इज भी अगर आप लिख के आएंगे तो इट विल बी हेल्पफुल। और ये ऐसी ऐसी लाइंस जो है ना, ये आपके आंसर में यू नो इट विल मेक इट वेरी टू द पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने एक और जो है उन्होंने डिस्कवर क्या किया था कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो जितने भी हैं उनका जो वर्क है वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है। ठीक है, उसमें एक यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी आती है और लेकिन उसमें डिप्लोर्स द सेटिंग इन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन लेट 17th सेंचुरी। ठीक है, लेट 17th सेंचुरी के जितने भी वर्क हैं उसमें उन्होंने ऐसा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी उन्होंने नहीं देखा। ठीक है, एंड ब्राउनिंग को इन्होंने बहुत ही थॉटफुल पोएट्स बताया है। इन्होंने डायरेक्टली, मैं आपको बताती हूँ लाइन इन्होंने क्या बोली है कि टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स एंड दे थिंक बट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज immediately as the order of rose। इन्होंने अपना वर्क लिखा, इन्होंने जैसे इनके पास थॉट्स आए इन्होंने अपनी पोएट्री में उसको एक्सप्लेन किया, उसको डाला एंड दे गेट इट पब्लिश्ड। बट उसके जो बैड जो चीज़ें हैं उसको वो इतनी जल्दी रिकग्नाइज नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उनको पोएट्स कहा है और उनको थॉटफुल पोएट्स कहा है। एक और मेन चीज़ है कि इन्होंने डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये दोनों ही टर्म्स अपने एक वर्क में इन्होंने कॉइन किया था। उसका नाम है एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्स में इन्होंने इन दोनों टर्म्स को जो है कॉइन करके इन रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया कि ये असल में क्या होता है एंड इसमें क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़, कौन से पोएट्स जो है वो ये इन सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देन लास्ट में अब वीडियो के एंड में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि टी एस इलियट ने उन्होंने कहा है कि जो रियल पोएट्स हैं उनका उनके अंदर जो है सेंस होता है, दे हैव अ रियली ग्रेट सेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड थॉट। ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और उनके पास थॉट्स भी होने चाहिए और उनके पास फीलिंग्स भी होने चाहिए। लेकिन अगर एक बैड पोएट है तो इन सब बैड पोएट के पास ये चीज़ें जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। वो ना तो वो एक्सपीरियंस लेने में सक्षम होंगे, ना वो उस एक्सपीरियंस से थॉटफुल कैसे होना है वो भी उनके पास जो है चीज़ लैक करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। if you want more explanation on this video, because this is again a very important question in subject for subjective paper, so you can comment me for more details, क्योंकि इसमें अभी कुछ points जो हैं, अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो इसलिए मैंने 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो अभी मैं कवर अप नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं कवर अप करा दूँ। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।